life processes. What actually life processes is, which I have discussed earlier, that there are various functions which are essential to maintain the life. These are known as life processes, such as growth, nutrition, respiration, excretion, circulation. That is, nutrition means intake of food, and then this food is digested and then absorbed and then assimilate. All these terms combine, then form the nutrition. And respiration is the breakdown of complex food to release energy in the presence of oxygen, and excretion is the removal of waste material from the body, and circulation is the transport of food by blood. It is included in the circulation. And all the processes like respiration, digestion together keep living organisms alive and perform the job of body maintenance. These are called life processes. As I have discussed earlier, that the basic functions that are performed by an organism to maintain the life, it is known as life process, and these processes are called life processes. And आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हमने दे रखा। ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज इन द मास एंड साइज। जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उनको हम ग्रोथ की कैटेगरी में लेते हैं। और साइज, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। अब हम सबसे पहले जो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं जितने भी, इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और जब भी सारे ये एक्सप्लेन हो जाएंगे हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। एंड सबसे पहले लेते हैं हम कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। डाइजेशन एक इसमें टर्म है, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है कि टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, कि फूड को लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना, वो न्यूट्रिशन में आता है। या हम ये कहें, इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन, इट इज देन ब्रोकन डाउन, thereafter it is absorbed and thereafter it is assimilated। तो हम न्यूट्रिशन की मैं स्टेप्स बताऊंगा कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आता है एसिमिलेशन, और लास्ट वन आता है इजेशन। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये क्या है। तो ये सभी वन बाय वन हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इनको हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम आपको बताऊंगा मैं कि क्या होता है एक्चुअली ये, कि न्यूट्रिशन में इंजेशन टर्म बताते हैं क्या होती है। टेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ, यानी कि माउथ की हेल्प से फूड को लेना इंजेशन होता है। टेकिंग ऑफ फूड इन माउथ, ingestion। And the second one is the digestion, and digestion is the breakdown of complex food into simpler food, it is known as digestion। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ देना, वो डाइजेशन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देना। फिर सेकंड वन आता है कि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ देना, और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देना। वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में टूट गए तो उसे हम कहा है
कि डाइजेशन। तो ये डाइजेशन की टर्म आप समझ गए होंगे कि डाइजेशन क्या होता है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी कि मूवमेंट ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होना डाइजेस्टेड फूड का, तो डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट होना ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो अब ब्लड वेसल्स में आ गया है फूड, फिर वहां से एवरी सेल को ट्रांसपोर्ट करना, वो किस में आता है, वो आता है एसिमिलेशन में। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड एंड पास आउट, इट इज कॉल्ड इजेशन। तो इस तरह से न्यूट्रिशन में हमारी 5 टर्म्स होगी और पांचों टर्म्स को मिलाकर न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे मैंने सिंपली बोला कि टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन किस लिए किया हमने, यानी कि हर एक सेल ने कुछ ना कुछ काम किया है। तो हमने फूड लिया भी, उसके बाद डाइजेस्ट भी हुआ, डाइजेस्ट के बाद एलिमेंट्री कैनाल से वो ब्लड वेसल्स में भी गया, जिसको एब्जॉर्प्शन बोला। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड के रास्ते हर एक सेल को भी गया, जिसको एसिमिलेशन बोला। और फिर उसके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर पास आउट हो गया, उसको इजेशन बोला। तो इन सभी टर्म्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, वो सब्सटेंसेस जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या हमारे जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, या हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो उनको मेंटेन रखते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि जिसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए बॉडी की, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स होते हैं, वाटर है, रफेज है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, बैलेंस डाइट में आ जाते हैं। और बैलेंस डाइट के अंतर्गत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं हमारे प्रोसेस के लिए, तो वो सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम सबसे पहले न्यूट्रिशन लेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है, द होल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। तो पूरा प्रोसेस थोड़ा सा उसमें दे दिया कि पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने न्यूट्रिशन आपको बता दिया है। अब न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, न्यूट्रिशन एंड हेटेरो। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन is a type of nutrition in which organisms prepare their food from inorganic substances like CO2 and water. CO2 and water जैसे inorganic substances से organic मटेरियल बनाना, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। सभी प्लांट्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। एंड ऑटोट्रोप्स किसे कहते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं, वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, they can make their own food
तो ये इसकी लाइन सरक के आ गई है यहाँ पर, वही है नीचे वाली, यहाँ की लाइन सरक के आ गई है, तो कोई बात नहीं। तो आपको पता चल गया है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अगर हम कई बार कहते हुए सुना है कि भाई फूड तो आदमी भी प्रिपेयर कर लेता है, अरे वो खाना तैयार करना नहीं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फूड का बनना, जैसे अनाज है, अनाज पैदा होना, उसे हम फूड कहते हैं। तो ये CO2 और H2O से भोजन पौधों में बन जाता है, वो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बनना फूड है। तो इस तरह से प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, it is a kind of nutrition in which inorganic material like CO2, water, these are utilized to prepare organic food. और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट्स ये सब करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? It is a kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their food from inorganic substances. CO2 and water का यूज करके ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ये आता है। और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। दे डिपेंड ऑन autotrophs for their food supply directly or indirectly. तो animals or fungi, these are included in this type of nutrition. अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपको बता दिया कि the organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. अब ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हैं और उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है हमारा, अब हम न्यूट्रिशन, सबसे पहले न्यूट्रिशन को बता रहे हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम थोड़ा सा पहले हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन बताएंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स में न्यूट्रिशन बताएंगे। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे फुलफिल होता है? The process by which autotrophs take in CO2 and water in the presence of chlorophyll and sunlight, they convert these inorganic substances into organic substances. A process of making food by CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. It is known as photosynthesis. बहुत ही सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। डिफरेंस भी आ जाता है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस बताइए। तो आप बता सकते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ये प्लांट्स में होता है, ये एनिमल्स में होता है। तो ये आप सब्सटेंस ये बता सकते हो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस में आएंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होती क्या है तो बता सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज ऑफ CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब प्लांट्स जो है CO2 कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से। वाटर कहाँ से लेते हैं? नीचे सॉइल से। सनलाइट कहाँ से लेते हैं? सन से। क्लोरोफिल कहाँ से लेते हैं? क्लोरोफिल उनके लीव्स में होता है। तो जैसे ही सनलाइट लीव्स पे गिरती है तो तब ये प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो इसकी इक्वेशन इस तरह से होती है,
CO2 plus H2O. In the presence of sunlight and chlorophyll, they form the C6H12O6 plus CO2 plus O2. देखो यहाँ पे ये वाटर जो है ये एडिशन में दिया हुआ भी आपको, आई थिंक ये नहीं है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन यही है CO2 plus H2O and in the presence of sunlight and chlorophyll they form the glucose and oxygen. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, तो आपको पता है कि सनलाइट की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, CO2 एंड वाटर, दिस आर द रॉ मटेरियल्स. अब साइट कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, मैंने बताया था आपको कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज, तो ग्रीन कलर पत्ते का किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल में एक मेटल प्रेजेंट होती है, इट इज मैग्नीशियम. तो अब इवेंट्स कौन कौन सी हैं फोटोसिंथेसिस में, ये बताइए मुझे कि इवेंट्स सबसे ये नहीं है कि एकदम से फोटोसिंथेसिस हो जाता है, डिफरेंट इवेंट्स अलग अलग टाइम पे होती हैं. इसमें 3-4 इवेंट्स हैं मेनली, वैसे तो 3 ही हैं लेकिन हमको अलग अलग करें तो 4 भी हो जाती हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि पत्ते पर लाइट गिरती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. जैसे ही लाइट गिरेगी क्या होगा कि लाइट एनर्जी सनलाइट की केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड जो वाटर हमने यूज किया है एट इज रॉ मटेरियल, इट इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप टेक प्लेस होता है, इट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज व्हिच इज ए कार्बोहाइड्रेट. तो आपको ये आपको पता होनी चाहिए ये सारे स्टेप्स कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स टेक प्लेस होती हैं. बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by the use of CO2 and water in the presence of chlorophyll and sunlight by the plants. It is known as photosynthesis. photosynthesis के फिर आप रिएक्शन लिखेंगे, ये वाटर काट देंगे यहाँ से, CO2 plus H2O और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आती है या वाटर से आती है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, तो आप ध्यान रखेंगे इसका कि हम जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल पे गिरेगी तो वाटर का फोटोलिसिस हो जाता है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू H2 एंड O2. तो इसलिए ऑक्सीजन हमेशा वाटर से आती है. तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने बता दिया यहाँ पे कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, कैसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. तो आपने देख लिया यहाँ पे कि फूड कैसे प्रिपेयर हो रहा है. तो हम यहाँ से इसमें बता रहे हैं आपको कि एक कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है. कि ट्रांसपिरेशन जो लीव्स हैं, पत्तों से पानी का उड़ना वेपर्स की फॉर्म में, पत्तों से वेपर्स की फॉर्म में पानी का उड़ना, वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन. लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो ट्रांसपिरेशन होता है. और पत्तों से पानी का उड़ना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड,
लिक्विड की फॉर्म में पत्तों से पानी आना वो क्या होता है, वो गटेशन होता है। आप रात से सुबह उठ के देखते हैं तो ग्रास के में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ हमें ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ओस की बूंदें क्या है, वो रूट प्रेशर के कारण जो वाटर है वो लीफ की मार्जिन से निकल जाता है, और जिस प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं, और वो लिक्विड की फॉर्म में वाटर आता है, और जो मार्जिन जहां से आता है उनको हम हाइडेथोट्स कहते हैं, और जहां से ट्रांसपायरेशन के वाटर वेपर्स आते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब हम स्टोमेटा के बारे में आपको बताएंगे कि जो पत्ते हैं, पत्ते की सरफेस पे कुछ पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, दीज आर नोन एज स्टोमेटा। एक स्टोमेटा को स्टोमेटम कहते हैं, स्टोमा बोलते हैं, और बहुत सारों को स्टोमेटा बोलते हैं। तो अब हम ये बताएंगे कि क्या एक्चुअली में स्टोमेटा किस किस चीज का बना होता है। तो देखो स्टोमेटा के लिए आप देखिए, इसमें अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स दो तरह के प्लांट होते हैं। तो डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स के अंदर मैं ये स्टोमेटा दिखा रहा हूं, जो कि कैसे होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। बीन शेप, जैसे राजमा के बीज होते हैं ना, राजमा, तो वैसे होते हैं। तो जब भी उनके बीच में से दो राजमा को एंड टू एंड मिलाओ, बीच में से जगह हो जाएगी तो वो कोर बन जाएगा। तो वो जो राजमा के बीज हैं तो उन्हें कहते हैं हम गार्ड सेल्स, और उसके चारों तरफ जो ये सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो होती है सब्सिडरी सेल्स। तो हम यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि जो ये व्हाइट से उसमें दिखा रखी है, ये दोनों राजमा के बीज दिखा रखे हैं, जहाँ पे ये गार्ड सेल दिखा रखी है। बीच में जो ये छेद बन रहा है, पोर बन रहा है, ये क्या है, स्टोमेटा है। और ये जो इसके चारों तरफ सेल्स हैं, जो गार्ड सेल्स के, इनको सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। जब भी कभी किसी इंजरी के कारण बाई चांस किसी भी वजह से अगर गार्ड सेल्स इंजर्ड हो जाती हैं तो उसका फंक्शन सब्सिडरी सेल्स ले लेती हैं, और तब ये गैसियस एक्सचेंज करवाती हैं। तो इनका ये कैसे खुलते हैं, स्टोमेटा कैसे बंद होते हैं, तो इसका मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कि जैसे ही पानी भर जाता है, जैसे ही गार्ड सेल से पानी लेती हैं, पानी अब्जॉर्ब करती हैं, वो स्वेल अप हो जाती हैं एंड कॉज द स्टोमेटा टू ओपन। अब जैसे ही वो श्रिंक हो जाएंगी तो ऐसे मिल जाती हैं, श्रिंक होकर जैसे ही वो पानी लॉन्च कर देंगी तो दे श्रिंक एंड अलाउ द स्टोमेटा टू क्लोज। इस जो ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर हम आपको बता दें कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और जो बहुत सारे सेलुलोज कंबाइन होकर एक मायोफाइब्रिल बनाती है, मायोफाइब्रिल। तो ये मायोफाइब्रिल्स इसके अंदर ये उनको खुलने में और बंद होने में हेल्प करते हैं, जो कि गार्ड सेल्स में होते हैं। और स्टोमेटा के ओपन होने में और क्लोज होने में पोटेशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इंपॉर्टेंट ये बातें ध्यान रखो, दो एलिमेंट्स का जिक्र आ लिया कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, जब स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं तो कौन सी मेटल काम करती है, पोटेशियम। अब इनका स्टोमेटा का क्लोज होना या ओपन होना किसका फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स दैट ओपन और क्लोज स्टोमेटा। When they take water, they swell up and cause the stomata to open. And when they lose water, they cause the stomata to close. अब हम ये बताएंगे कि दोपहर में जैसे कोई पत्ते कर्ल हो जाते हैं, तो वो कर्ल क्यों होते हैं, कर्ल इसलिए होते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो जाए और वाटर का लॉस मिनिमम हो, इसलिए होते हैं। और कुछ प्लांट ये जैसे ही पानी भर जाता है गार्ड सेल्स के अंदर, स्वेल्प हो जाते हैं, तो वो टर्जिडिटी होती है, टर्जिडिटी बोलते हैं उसको।
अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए CO2 एंड O2 का एक्सचेंज लीफ से होता है, स्टोमेटा से होता है। जो स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम होता है, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीन स्टेम ब्राउन स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके स्टोमेटा गायब हो जाते हैं और उसकी जगह पर आपको देखते हैं प्लांट्स में दरार सी हो जाती है छाल में से। तो वहां पर उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स होती है वहां पे, जो थोड़ा आगे बताएंगे कि लेंटिसेल्स के थ्रू वो एक्सचेंज होता है। 90 जो % एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। कुछ % लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। जो बार्क है, बार्क में वो जो दरार सी आई हुई है बाहर छाल में से, तो उसमें से कुछ सेल्स लेंस के आकार की होती हैं और वो उसको बाहर एपिडर्मिस को तोड़ देती हैं, तो उससे फिर बाहर की अंदर की ऑक्सीजन का कम्युनिकेशन हो जाता है। उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो कुछ न कुछ ट्रांसपायरेशन, कुछ न कुछ जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लेंटिसेल्स से ही होता है। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन बताया था मैंने कि स्टोमेटा का क्या क्या काम है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना, और पत्तों से पानी जो उठता है वो भी स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है, जिसको आपको मैंने बताया है कि ट्रांसपीरेशन कूल करता है प्लांट को। जैसे हमारे अंदर पसीना आ जाता है तो हम कूल हो जाते हैं इवेपोरेशन से, तो इस तरह से ट्रांसपायरेशन भी एक तरह का इवेपोरेशन है वहां पर, जो प्लांट को कूल करता है। फिर अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम बता रहे हैं, यहां तक लेंगे हम यहाँ पर हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स तक लेंगे और आज इतना ही हमारा टॉपिक रहेगा। अब मैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको बताता हूं कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज a type of nutrition in which organisms do not prepare their food from inorganic substances like CO2 and water, but they directly or indirectly depend on plants or autotrophs for their food। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड होते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है भाई। एक तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड फूड लेते हैं माउथ के थ्रू और बॉडी में इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वो इस तरह का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में हमने बताया था कि फूड को लेना, फिर उसको, अब ये क्या है, ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें सॉलिड फूड को अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे सभी एनिमल्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, अमीबा भी इसी कैटेगरी में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। अब सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये कंपैरेटिव है क्वेश्चन। सैप्रोफाइटिक में और पैरासिटिक में ध्यान रखें कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फंजाई होती हैं, फंजाई आपने देखी हैं, जैसे ब्रेड पे लग जाती है मोल्ड, और मशरूम होती हैं या यीस्ट होती हैं, ये सब फंजाई हैं और ये मरी हुई चीजों से अपना भोजन लेती हैं, तो इसलिए इनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। ये तो क्या थे सैप्रोफाइट्स, तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, जैसे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो। लेकिन ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे लिविंग से अपना फूड लेते हैं, बॉडी के बाहर रहकर भी, बॉडी के अंदर आकर भी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना फूड लेता है वो तो होस्ट हो गया जिससे फूड लेता है।
अब बाहर सिर्फ उसकी बॉडी के बाहर से लेता है तो एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर से लेता है तो एंडोपैरासाइट। आपने देखा